कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर कहीं से भी अगर देख रहे होंगे तो आशीष दे रहे होंगे, कहीं आशीष दे रहे होंगे आम आदमी पार्टी के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप दिल्ली नहीं जा पाएंगे, आप नोएडा नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब कि आप एक तरह से केंद्रित करना चाहते हैं, तानाशाही दिखाना चाहते हैं। और तानाशाही की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि सबसे फ्यूजन, ये तो नॉर्थ कोरिया से भी बुरा हाल है यहाँ पे, तो यहाँ तो नॉर्थ कोरिया से भी बुरा हाल है। आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारे मुझे अपने ना छह काम मुझे गिनवा दीजिए, उसके बाद हम डिबेट को चालू करेंगे। यकीन माने, और मैं आपके पास वो डिबेट का मैं बता रही हूँ खट्टर साहब को ना, तो रिबन कटिंग मंत्री मैं बोलती हूँ, मुख्यमंत्री। ऐसा रिबन कटिंग मंत्री आपको कहीं नहीं मिलेगा जो शिलान्यास करा देता है, जो रिबन काट के आ जाता है, उसके बाद भूल जाते हैं मैंने तो इस जगह नहीं। सिर्फ अगर आप जात पात के नाम पे अगर राजनीतिकरण करेंगे, देखिए ये एक बहुत डेमोक्रेटिक बीजेपी ने क्या काम किया है। अगर बीजेपी ने वाकई काम किया होता तो आज इनकी ये हालत होती। आज इनको नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मेरे साथ में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता प्रियदर्शी सिंह। इन्हों से मैं अहम मुद्दों पर बात करूंगा, जिस तरीके से पूरे भारत ने देखा और फिर जिस तरीके से कहीं तक चंडीगढ़ के चुनावों को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी ने हस्तक्षेप करा, उसमें एक ये तो डिक्लेयर हो जाता है कि कहीं तक झाल झोल की राजनीति अभी भी चल रही है। वहां पर पदाधिकारी है जो कि इलेक्शन कमीशन का पदाधिकारी है, वो आकर के अगर वो अपना सटीक कोई बयान देता है तो उसमें वो अपना जुर्म कबूल लेता है। इसी को लेकर के गुरुग्राम के यहाँ पर मैं आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जश्न का माहौल है। तो मेरे साथ में जुड़े हैं, पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा। प्रणाम। कैसे हैं आप? जिस तरीके से आप यानी कि जो प्रदेश में जो माहौल है, मैं पूरे हरियाणा की बात करूं तो जैसे चंडीगढ़ में जो हुआ वो हमने सभी ने देखा। इसमें आप यहाँ पर कैसे रोक पाओगे? वहां पर तो कहीं तक हस्तक्षेप जो बनता है जो कर लिया, वहां के इलेक्शनों को आप नहीं बचा पाए और फिर वहां पर आपके 3 उम्मीदवार कहीं तक बीजेपी ने तोड़ने का काम किया। और वहीं सुनने में आ रहा है कि कहीं तक 8 सदस्य इसमें संलिप्त पाए गए, जो कि वार्तालाप उनकी जारी थी। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, अंत भला तो सब भला, सबसे बड़ी बात। आज आपने भी देखा कि किस तरीके से प्रजातंत्र को बचाया माननीय न्यायालय ने। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज न्यायालय ने जो दिया है फैसला, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर कहीं से भी अगर देख रहे होंगे तो आशीष दे रहे होंगे, कहीं आशीष दे रहे होंगे आम आदमी पार्टी के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं को, क्योंकि आज संविधान को बचाना बहुत देखिए जरूरी था। जिस किस्म से इन्होंने तानाशाही कर रखी है, आज आपको शायद मुझे लगता है यहाँ पे आपके ऑडियंस को भी पता होगा कि हम यहाँ पे कैद में हैं हरियाणा में। आज आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, आपके परिवार के बहुत सारे लोग दिल्ली में भी रहते होंगे, अगर आज कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप दिल्ली नहीं जा पाएंगे, आप नोएडा नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब कि आप एक तरह से केंद्रित करना चाहते हैं, तानाशाही दिखाना चाहते हैं। और तानाशाही की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि सबसे पहले वो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, बोलने की शक्ति को खत्म करने की कोशिश करता है, और यही हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमें भूलना नहीं चाहिए कि भारत एक ऐसा विशाल देश है और यहाँ पे न्यायालय अपने आप में एक बहुत प्रखर है, तो ऐसा हो नहीं सकता। इन्होंने बहुत कोशिश की साम दाम दंड भेद लगाने की, लेकिन कर नहीं पाए। मैं कल का ही जो आपको वक्तव्य दूं कि मैं वहां पर मौजूद था, जिस तरीके से मैंने किसानों की एक आपसी राय सुनी, वहां पर उनकी मांगें सटीक थी और जन समर्थन के लिए यहाँ से आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छी पहल की। और वहां पर मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी की जैसी लीडरशिप वहां पर जो समर्थन के लिए पहुंची, तुरंत ही उनको जो डिटेंड कर दिया गया। तो इस पर ये बहुत ही सवालिया निशान है कि कहीं तक यानी कि मुद्दे को कहीं तक यानी कि बरगलाने की कवायद चल रही है क्या, या फिर आने वाले जैसे चुनाव हैं इन्हों को लेकर के कहीं तक सीमित करने की प्रक्रिया बीजेपी की तरफ से जो। देखिए, वो तो अपनी नीच कोटि की राजनीति करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है कि वो इस किस्म की घटिया राजनीति कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल यहाँ पे जनता का है। हाँ, जनता को प्रत्यक्ष रूप से देखना पड़ेगा, क्योंकि गोदी मीडिया तो पूरी की पूरी तरीके से बिक चुकी है, वो नहीं दिखाने वाली है। आप ये देखिए कि चंडीगढ़ की न्यूज, ठीक है, मैं कल देख रही थी, माफ करिएगा मैं सारे मीडिया चैनलों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये चाहता ही नहीं है कि उन खबरों को उजागर किया जाए जो लोगों
लोगों के दिमाग में इन्फ्यूज की जाए। आप समझ रहे हैं, ये इन्फ्यूजन, ये तो नॉर्थ कोरिया से भी बुरा हाल है। यहाँ तो नॉर्थ कोरिया से भी बुरा हाल है। आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारे तानाशाह इंटरनेट बंद कर देते हैं। मतलब आप एचएससी की परीक्षाएं होने वाली है हरियाणा में, इतनी इंपॉर्टेंट परीक्षाएं होने वाली है, बच्चों को अपना एडमिट फॉर्म अगर डाउनलोड करना होगा, 7 जिलों में इंटरनेट सर्विस इस टाइम खत्म है और 18 लाख लोग प्रभावित हैं। आज की डेट में सबके पास स्मार्टफोन है। आपके पास स्मार्टफोन है, मेरे पास स्मार्टफोन है, भाई साहब के पास स्मार्टफोन है, ऐसा कोई भी नहीं है। आपने कैसे कर दिया? इसका मतलब कि आप कोई भी तानाशाही करें, इंटरनेट बंद करके कोई किसी से संपर्क ना कर पाए, कोई किसी से बात ना कर पाए, इसका मतलब कि आपकी मंशा क्या है? किसी तरीके से जनता की आवाज को दबा देना। तो बीजेपी को मैं देख रहा हूं कि बीजेपी आने वाले, मैं हरियाणा प्रदेश की बात करता हूं, चलो वहां पर मैं बाद में आऊंगा। हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से कहीं तक नगर निगम के चुनावों को लेकर के, कहीं तक ये मेरा कहना अगर गलत नहीं होगा कि 1.5 साल लगभग हो चुका है, ठीक है। और फिर इसमें अभी पीछे देखा कि कहीं तक कूड़ों का अंबार लगा हुआ था और बीजेपी यहाँ पर कहीं तक जो सीट संभाले हुए है, तो इतना यानी कि इतना इन्हें विश्वास और इतना कि हम फिर वापसी कर रहे हैं और प्लस सीट लेकर आ रहे हैं। ये नगर निगम पे पूछ रहे हैं आप प्रश्न। हाँ, देखिए गुड़गांव नगर निगम का जो बजट है, आपको बजट मालूम है कितना है? जी, कितना बजट है? 3,428 करोड़ का बजट है गुरुग्राम नगर निगम का। जी। आप ये सोचिए कि 3,428 करोड़ का काम आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अगर आप यहाँ से सिर्फ, ज्यादा नहीं, मैं तो बोल रही थी चलिए 100 मीटर चलते हैं हम लोग वॉकिंग पे, और आप यहाँ पे पार्कों की हालत देख लीजिए, गली गली में कूड़े देख लीजिए। और मैं एक दिन, क्योंकि मैं पार्टी की प्रवक्ता हूँ, तो एक दिन यशपाल बत्रा जी जो कि उप महापौर थे, ठीक है, वो आई डिबेट पे। मैंने कहा आप मुझे अपने ना 6 काम मुझे गिनवा दीजिए, उसके बाद हम डिबेट को चालू करेंगे। यकीन माने, और मैं आपके पास वो डिबेट का अंश भेज दूंगी, यकीन मान लीजिए वो भाई डिबेट से भाग गए थे। अच्छा, तो इन इलेक्शनों की बात करूं, विधानसभा इलेक्शनों की बात करूं या लोकसभा इलेक्शनों की बात करूं, ये कहीं पर भी जाते हैं। जिस तरीके से हमने अभी देखा कि प्रधानमंत्री रेवाड़ी में आते हैं और वहां पर आकर के एक जो कि पूरी तरीके से निर्माणाधीन जो कहीं तक एम्स है, अभी पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जो रूपरेखा जो रखी थी, उसे बताते हैं कि पहले से उसका जो सिला किसी दूसरे ने उसकी वो करी थी, लेकिन बीच में अगर सिरे ले रहे हैं इसका, यानी कि ऐसे कैसे हो जा रहा है अचानक से? जो अभी जल्दबाजी किस बात? मैं बता रही हूँ खट्टर साहब को ना, तो रिबन कटिंग मंत्री मैं बोलती, मुख्यमंत्री, ऐसा रिबन कटिंग मंत्री आपको कहीं नहीं मिलेगा जो शिलान्यास करा देता है, जो रिबन काट के आ जाता है, उसके बाद भूल जाते हैं कि अरे मैंने तो इस जगह का रिबन भी काटा था, मुझे ये चीज करनी भी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है यहाँ पे लोगों को कि जिस हिसाब से एम्स का काम रेवाड़ी का चल रहा है, 2050 में भी तैयार हो जाए, 2050 में भी अगर आपको एम्स मिल जाए तो यकीन मानिएगा ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस सरकार की। क्योंकि सिर्फ अगर आप जात पात के नाम से अगर राजनीतिकरण करेंगे, देखिए ये एक बहुत डेमोक्रेटिक, जब आप संवादवाद पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब भी आप इस तरीके की राजनीति और धर्म को मिलाएंगे, उसका कॉकटेल बनाएंगे, तो यकीन मानिए वो कहीं नहीं होगा, सिर्फ दुष्कर्म होंगे, सिर्फ आगाजाही। आने वाले चुनावों को लेकर के क्या रणनीति रहेगी? जिस तरीके से पुलिस यानी कि जो पोलिंग बूथ हैं उनको कहीं तक घेरने का काम बीजेपी ने यानी कि ग्रामीण स्तर पर, जो युद्ध स्तर पर छेड़ दिया है, आपकी तरफ से कितनी प्रक्रिया है जो कि इसको लेकर के आप चल रहे हैं? कितने सशक्त देख रहे हैं कि पोलिंग बूथों को आप बचा पाएंगे? जिस तरीके से वहाँ पर बीजेपी ने क्या काम किया है? अगर बीजेपी ने वाकई काम किया होता तो आज इनकी ये हालत होती। आज इनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसी में आप सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है। इसका मतलब कि आप काला धन लेना चाहते हैं। मुझे एक आरटीआई दिखा दीजिए कि उन्होंने बोला कि जी जितने भी ये जो उद्योगपति हैं ये डरे हुए हैं और ये बोल रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट, कोटेड स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये लिखा है कि भाई हमें बोला जा रहा है कि भाई उद्योगपति बोल रहे हैं हमें चंदा देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें डर है